हाय फ्रेंड्स, आज के इस सत्र में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड सहायक अध्यापक अल्टी की जो भर्ती संपन्न हुई है। उस भर्ती में सेकेंड शिफ्ट का जो प्रश्न पत्र था उसमें शिक्षण अभिरुचि के जो प्रश्न पूछे गए थे उन पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और यह सीरीज डी है। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था, संबंधवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, थॉर्नडाइक। यह मैंने आपको पहले भी बताया था कि थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपन प्रतिक्रिया का सिद्धांत, सीखने का संबंध सिद्धांत, पर्यटन एवं भूल का सिद्धांत। कई नाम इसके थे, तो हम इस पर डिस्कस कर चुके थे। दूसरा प्रश्न था, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम पद है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, समस्या को पहचानना, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे पहले समस्या होती है, उसके बाद आप उसका विश्लेषण करते हो, सीमांकन करते हो, परिकल्पना बनाते हो, लेकिन सबसे पहले समस्या होनी चाहिए। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ह्यूरिस्टिक विधि के पदों का सही क्रम होता है। ह्यूरिस्टिक विधि जिसे खोज विधि, अन्वेषण विधि, अनुसंधान विधि कहते हैं, प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने दी है। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। सबसे पहले आपके पास समस्या उत्पन्न होगी, कोई समस्या होगी, फिर आप तथ्यों की खोज करोगे और उसके बाद आप परिकल्पना का निर्माण करोगे। तो यह सबसे बेस्ट आंसर है। तो सबसे पहले आपके पास समस्या होनी चाहिए। बिना समस्या का आप किस चीज़ का हल करोगे, किसके लिए परिकल्पना या कल्पना करोगे। अगला प्रश्न था, किसने कहा कि मूल्यांकन को एक क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो हमें बताती है कि छात्रों ने किस सीमा तक किन शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। यह कहा था टार गेरसन तथा एडम्स ने। वहाँ पर थोड़ा कॉमन सेंस लगाना था कि जैसे ये विकल्प थोड़ा सा लंबा है तो उत्तर ये हो सकता था। कई बार मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे प्रश्न के उत्तर इसी प्रकार के विकल्पों को बनाया जाता है। थोड़ा सा वहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है प्रश्न को समझने में। अगला प्रश्न था, किस शिक्षण विधि में उदाहरणों के माध्यम से नए नियम या सिद्धांत निकाले जाते हैं। तो पहले उदाहरण फिर बाद में नियम किस में बताए जाते हैं। इसका सही उत्तर आगमन विधि में, यानी इंडक्टिव मेथड में, और निगमन में पहले नियम बताते हैं बाद में उदाहरण पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, अभिवृद्धि मापन की स्केलोग्राम विधि का प्रतिपादन किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यह किया था थ्रस्टन ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यार्थी द्वारा इतिहास कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग हिंदी कक्षा में किया जाता है। यह उदाहरण है। वैसे इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, द्विपार्श्विक अंतरण, या ऑप्शन सी भी हो सकता है, धनात्मक अंतरण। धनात्मक अंतरण में होता क्या है मैं बता देता हूँ आपको। इसमें पहले सीखे गए कौशल या विषय वस्तु से नया कौशल सीखने में मदद मिलती है। यानी जो कौशल आपने पहले सीखा होगा उस कौशल की वजह से आप नया कौशल सीखते हो। जैसे अगर आपने साइकिल चलानी सीखी है तो आप बाइक चलाना सीख सकते हैं। और द्विपार्श्विक अंतरण क्या होता है, जैसे उदाहरण के लिए आप एक हाथ से यानी दाएं हाथ से वॉलीबॉल खेलते हो और फिर आप बाएं हाथ से भी खेल लेते हो, तो उसे कहेंगे बाइलेटरल ट्रांसफर, यानी द्विपार्श्विक अंतरण। इसी प्रकार का एक प्रश्न प्रथम शिफ्ट में भी पूछा गया था, पहली पाली में, तो हो सकता है इसका उत्तर द्विपार्श्विक अंतरण होगा। अगर ये नहीं होगा तो ऑप्शन सी होगा। तो आप ध्यान में रख लीजिए, ए या सी में से जो आपने सही किया है वो इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, समूह शिक्षण का विकास किया गया, यानी टीम टीचिंग इज डेवलप्ड बाय, यह किया था जे फ्रीमैन द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला था, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, यानी जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है जीन पियाजे की, वह कहाँ से आती है कहाँ तक, 7 से 12 वर्ष की आयु तक। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में सीट आरक्षित हैं। 25% सीट आरक्षित हैं। और इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, इसकी जो धारा 12(1)(c) है उसमें, धारा 12(1)(c) में, कल भी हमने इस पर डिस्कस किया था। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान में व्यक्ति के किसी अन्य व्यक्ति के जैसा अपने को प्रदर्शित करना कौन सी रक्षा युक्ति के अंतर्गत आता है। इसे कहते हैं तादात्म्यकरण, यानी आइडेंटिफिकेशन। थोड़ा सा
शब्दों को कठिन कर दिया जाता है, अंग्रेजी में इसे देखना चाहिए। अगला प्रश्न था, मूल्यांकन का संबंध शिक्षण की किस अवस्था से है। ठीक है, मूल्यांकन का संबंध शिक्षण की किस अवस्था से है, यानी मूल्यांकन आप कब करते हो। शिक्षण की पूर्व अवस्था यानी प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, इंटर एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग या नॉन ऑफ द एबव। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण के पश्चात क्रिया अवस्था। यानी जब आप शिक्षण कंप्लीट करते हो तो अंत में फिर आप क्या करते हो, मूल्यांकन करते हो। अगला था, भाटिया बैटरी सामान्य बुद्धि परीक्षण में कितने उप परीक्षण हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इसमें थे 5। तो ये प्रश्न मैंने सारे पढ़ाए थे, वहीं से ये प्रश्न आए हैं। बाह्य अभिकर्मित अनुदेशन को कहा जाता है, तो इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन इसे कहा जाता है, और ये दिया किसने है, B.F. स्किनर ने। और पहले वाले शिफ्ट में पूछा गया था शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन किसने दिया था, तो ये दिया था नॉर्मन क्राउडर ने। तो प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा बनाने की कोशिश की थी, परंतु दूसरे शिफ्ट का प्रश्न पत्र थोड़ा सरल था। अगला प्रश्न था, टर्मन के अनुसार मंद बुद्धि बालकों की बुद्धिलब्धि होती है, तो यह 75 से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो ये मैंने सभी पढ़ाए थे, यदि आपने वो सारी वीडियोस देखी, वो PDF वॉच की, तो आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगला प्रश्न था, व्यक्तित्व मापन उपकरण 16 PF प्रश्नावली का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, रेमंड बर्नार्ड कैटल द्वारा यह किया गया था। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1, थोड़ा सा कठिन था प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस योजना में स्कूल को बाल गृह समझा गया। इन विच प्लान स्कूल इज कंसिडर्ड एज चिल्ड्रन होम। तो ठेका विधि और डाल्टन विधि तो एक ही हैं। डाल्टन विधि को ही ठेका विधि कहते हैं, ठेका विधि को ही डाल्टन विधि कहते हैं। तो बी और सी इसका उत्तर नहीं है। विनिटगा योजना या मॉरिसन योजना में से एक इसका उत्तर होगा। मेरे अनुसार विनिटिका इसका उत्तर हो सकता है, क्योंकि इसमें बच्चों को, ये प्राइमरी स्तर पर अक्सर होती है, और इसमें बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उत्साहित किया जाता है। मॉरिसन विधि में किसी बड़े कंटेंट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, यानी इकाई विधि है, मॉरिसन ने इकाई विधि दी है। तो ए या डी में से सही उत्तर हो सकता है। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षण में प्रश्नों की संख्या बढ़ा देने से, इसका सही उत्तर होगा उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है। बढ़ क्यों जाती है, क्योंकि जब आप किसी टेस्ट में पूरी किताब को शामिल करोगे, उदाहरण के लिए 100 चैप्टर है और 100 चैप्टर से आपने प्रश्न को बनाया, तो आपने बड़े कंटेंट को, अधिक पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया उस टेस्ट में, तो उससे हम मान सकते हैं कि वह अधिक रिलायबल होगा, यानी विश्वसनीय होगा। अगला प्रश्न है, अर्जित अभिप्रेरकों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आत्मरक्षण नहीं आता, भूख और प्यास नहीं आता, इसमें आता है सहयोग और प्रतिस्पर्धा। आत्मरक्षण और भूख और प्यास किसमें आते हैं, ये तो एक प्रकार के आंतरिक हैं जो व्यक्ति में ऑलरेडी होते हैं। सहयोग और प्रतिस्पर्धा अर्जित हैं, जिन्हें व्यक्ति अर्जित करता है, जैसे जॉब के लिए वकील बनना, डॉक्टर बनना, नेता बनना, अपने सम्मान के लिए, इज्जत के लिए, समाज में अपनी प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए, सहयोग बढ़ाने के लिए, तो ये सभी अर्जित हैं। अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार अंग्रेजी विषय को किस कक्षा से अनिवार्य किया गया है। सही उत्तर है कक्षा 1 से। तो कक्षा 1 से इसे कंपलसरी किया गया था। तो ये प्रश्न भी मैंने आपको टीच करवाया था। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सी उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो व्यक्ति निष्ठता नहीं होगी, बाकी विभेदीकरण, वस्तुनिष्ठता और वैधता ये तो होगी ही। तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिए। अगला प्रश्न है, रोरसा का स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ट का प्रयोग किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, इसमें 10 कार्ट प्रयोग किए गए हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम का वक्र ग्राफ द्वारा प्रकट करता है, यानी लर्निंग कर्व रिप्रेजेंट्स बाय द ग्राफ इच। यह अधिगम की उन्नति एवं गति को प्रकट करता है, यानी प्रोग्रेस एंड रेट ऑफ लर्निंग, यानी कैसे किसी व्यक्ति ने सीखा। अगला प्रश्न इसमें था, व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान शिक्षक का गुण निम्न में से किसी से संबंधित है, यानी द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। शिक्षक का गुण कौन सा होगा इनमें से, वैयक्तिक, व्यावसायिक या सामाजिक गुण। तो यह मेरे हिसाब से सामाजिक गुण होना चाहिए किसी टीचर का, क्योंकि वह सभी बच्चों की वैयक्तिक भिन्नता के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा है। पर्सनल क्वालिटी तो वैसे नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो सकता है। अगला प्रश्न है, ब्रूनर के अनुसार बालक की मानसिक अनुभूतियों का तरीका कौन सा नहीं है। तो
हो सकता है इसमें से मूर्त संक्रियात्मक हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी में भी, लेकिन मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ। यदि आपको इसकी जानकारी तो आप इसे बताने की कोशिश कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगला प्रश्न है, ऐसे व्यक्ति जो सीधे सीधे अपने क्रोध को अभिव्यक्त नहीं कर पाते, गोलकाय, धार्मिक, सुडौलकाय या लंबकाय, इस प्रकार के व्यक्तियों को कहेंगे लंबकाय यानी एस्थेनिक कहेंगे। और यह क्रीचमर ने जो किया था उसके अनुसार है। तो इसी से संबंधित प्रश्न फर्स्ट पाली में भी आया था, वहाँ पूछा गया था कि गोलकाय, सुडौलकाय, लंबकाय, और एक उसने इंट्रोवर्ट दे दिया था यानी अंतर्मुखी दे दिया था, तो इनमें से कौन सा नहीं है, इसी प्रकार से प्रश्न बना था। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत परीक्षण का प्रकार है, तो यह वेसलर वैल्यू परीक्षण एक क्या है, व्यक्तिगत परीक्षण है। और बाकी जो ये यहाँ पर आर्मी बीटा दिया गया है, आर्मी बीटा सामूहिक क्रियात्मक है। और आर्मी अल्फा क्या है, आर्मी अल्फा को भी मैंने आपको टीच करवाया था, ठीक है। आर्मी अल्फा सामूहिक भाषात्मक है, सामूहिक भाषात्मक आर्मी अल्फा। और आर्मी बीटा क्या है, सामूहिक क्रियात्मक। और क्यूलमैन एंडरसन बुद्धि परीक्षण ये तो नहीं है, तो इसका सही उत्तर वेसलर वैल्यू परीक्षण है। यह क्या है, एक व्यक्तिगत है। प्रेरणा के स्रोत में प्रथम चरण कौन सा है, तो इसमें आवश्यकता होता है। ये सभी हैं लेकिन आवश्यकता सबसे पहले होता है। जब व्यक्ति के पास आवश्यकता की जरूरत पड़ेगी, उसकी कोई नीड्स होगी, तो तब वह मोटिवेट होगा। तो इसीलिए तो कहते हैं आवश्यकता ही क्या है, आविष्कार की जननी है। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार संप्रेषण हर उस वस्तु को कहते हैं जो कि उस संदेश का अर्थ व्यक्त करती है जिसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। तो ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, इसमें स्पष्ट आंसर इससे पता नहीं है। यदि आपको पता है तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। अंतिम प्रश्न है, पूर्व दृष्टि सीखने के किस सिद्धांत में निहित है, यानी फोरसाइट इज कंसिस्टेंट इन विच थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो इसमें अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का सिद्धांत तो नहीं होगा, कुर्ट लेविन का छिद्र सिद्धांत नहीं होगा, यानी बी और सी तो आई थिंक नहीं हो सकते हैं। इसमें ए या डी में से उत्तर होगा। तो मेरे हिसाब से ए इसका सही उत्तर हो सकता है। यह पावलोव का है, संबंध अनुक्रिया अधिगम का सिद्धांत। और प्रयास और भूल द्वारा अधिगम का सिद्धांत किसका है, थॉर्नडाइक का है। संबंध अनुक्रिया अधिगम का सिद्धांत हो सकता है क्योंकि इसमें कोई व्यक्ति उद्दीपक के अनुसार दूसरी क्रिया करता है। तो ए या डी में से इसका सही उत्तर होगा। जो भी आपने किया है तो आप अपने प्रश्न पत्र को मिला लीजिए। आई थिंक जो हमने स्टडी की थी, वीडियोस बनाई थी, उनमें से सेकंड शिफ्ट में अधिक क्वेश्चन आए, फर्स्ट शिफ्ट में भी आए। तो लगभग सेकंड शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा आसान था, फर्स्ट शिफ्ट का थोड़ा डिफिकल्ट था। शुभकामनाएं और खुश रहो, अपना ख्याल रखो, आशावादी रहो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा करके। ऑल द बेस्ट।